पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखा करती है। यह संवाद आज के दौर में सिर्फ एक फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का हिस्सा मात्र नहीं रह गया है, बल्कि यह उस कड़वी हकीकत की तरफ इशारा करता है जिसने भारतीय पत्रकारिता के माथे पर कई सवाल या निशान लगा दिए हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जनता के मानस पटल को प्रभावित करने वाली ऐसी फिल्में या विमर्श हमेशा चुनावी साल में ही क्यों सरगर्म होते हैं। साल 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की रिलीज टाइमिंग को कौन भूल सकता है। लेकिन आज हमारा मकसद किसी फिल्म की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस रूह कपा देने वाली घटना की परतों को उधेड़ना है जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया है। हम बात कर रहे हैं साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड की, एक ऐसी घटना जिसने देश की संस्कृति ताने बाने की धज्जियां उड़ा दी और एक ऐसा सबक छोड़ गई जो आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक गहरा घाव है। गोधरा में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उस घटना और उसके बाद के एक्सीडेंट्स ने देश भर पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसने भारतीय राजनीति को दो ध्रुवों में विभाजित कर दिया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक नई इबारत लिख दी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 के फरवरी महीने में, जब उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर एक बार फिर धार्मिक सरगर्मी का केंद्र बना हुआ था। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने राम जन्मभूमि परिसर में एक पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया था। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से हजारों कार सेवकों को आमंत्रित किया गया था। गुजरात से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु और कार सेवक जो अपनी स्वेच्छा से धार्मिक सेवा के लिए समर्पित होते हैं अयोध्या पहुंचते थे। 22 फरवरी को कार सेवकों का एक बड़ा जत्था अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ में हिस्सा लिया और भक्ति भाव के साथ अपना समय बिताया। यज्ञ संपन्न होने के बाद 25 फरवरी को वापसी का सफर शुरू हुआ। साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में करीब 1700 कार सेवक सवार थे जो अपने घर वापसी की खुशी में मग्न थे। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही खौफनाक लिखा रखा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन वो अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी। 27 फरवरी 2002 की सुबह करीब 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंची। कड़ाके की ठंड का मौसम था। लोग चाय नाश्ते के लिए नीचे उतरे। उनमें से कई लोगों को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की अंतिम चाय होने वाली है। जैसे ही ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला और वो प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे रवाना हुई, तभी अचानक किसी ने इमरजेंसी ब्रेक यानी चेन पुलिंग कर दिया। एक तेज आवाज के साथ ट्रेन आउटर सिग्नल पॉइंट के पास रुक गई। बताया जाता है कि ट्रेन की चेन एक बार नहीं बल्कि कई बार खींची गई थी और जैसे ही ट्रेन रुकी, अचानक लगभग 2000 के करीब दरिंदों की हिंसक भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, लेकिन हमलावरों की प्यास से पत्थरबाजी से नहीं बुझी। हमलावरों ने एक एक पत्थर मारने के बजाय पूरी ट्रेन को एक साथ जला देना मुनासिब समझा और इसके बाद वो हुआ जो मानवीय कल्पना से परे था। दरिंदों ने ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगा दी। पता नहीं किस लेवल की घृणा थी, किस लेवल की पिशाच भरी थी इनके मन में कि इन्होंने निर्दोष लोगों से भरी एक ट्रेन को आग के सुपुर्द कर दिया। आग इतनी भयंकर थी, इतनी भयानक थी कि कई लोगों को डिब्बे से निकलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग जिंदा जलकर मर गए, कुछ लोग तो नींद में ही झुलस गए। कहा जाता है कि फायर ब्रिगेड को भी भीड़ के द्वारा आग बुझाने नहीं दिया जा रहा था। आधिकारिक रिकॉर्ड की बात करें तो 27 महिलाओं और 10 बच्चों समेत 59 लोगों की जलकर मौत हो गई और 48 अन्य लोग घायल हो गए और कई तो अधजले हो गए। आज भी गोधरा जंक्शन पर साबरमती एक्सप्रेस की जली हुई बोगियां खड़ी हैं और उनसे उन 59 निर्दोषों की चीखें सुनाई देती हैं जो सिर्फ यही सवाल पूछती हैं कि हमें क्यों जला दिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। घटना के बाद आनंद फानन में बैठक बुलाई गई और पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। लेकिन गोधरा अग्निकांड के अगले ही दिन माहौल पूरी तरह अशांत हो गया। 28 फरवरी को एक मार्मिक घटना हुई और उस समय पहली बार न्यूज की 24/7 ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी और लोगों को न्यूज के माध्यम से गोधरा कांड के बारे में पल पल की जानकारी मिल रही थी। फिर गोधरा से कार सेवकों के शव खुले ट्रकों में अहमदाबाद लाए गए और इन शवों को घर वालों को देने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंपे जाने का आरोप लगा। जैसे जैसे ट्रक आबादी वाले इलाकों से गुजरे, लोगों में गुस्सा और बदला लेने की भावना बढ़ती गई। जल्दी ही ट्रेनों को जलाए जाने की इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया और फिर पूरा गुजरात देखते ही देखते जल उठा। अहिंसावादी गांधी की जन्मभूमि में हिंसा का
तांडव मच गया। हादसे के बाद गुजरात वो गुजरात नहीं रह गया जो कभी शांति का प्रतीक था। 1 मार्च को भारत बंद की घोषणा हुई। आरोप लगाया जाता है कि कथित तौर पर ऊपर से पुलिस प्रशासन को कुछ भी ना करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि ऐसा कभी कोर्ट में साबित नहीं हो सका। एक्शन के रिएक्शन की बात सरेआम होती रही। वैसा ही रिएक्शन जैसा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों में देखा गया था। तब कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। गुजरात में भी लोग बेकाबू हो चुके थे और इंसान और जानवर में फर्क खत्म हो चुका था। कुछ घटनाओं को देखकर तो लगता था कि इंसानों के अंदर दरिंदगी में जानवरों को भी कई मील पीछे छोड़ दिया है। गोधरा दंगों में सबसे ज्यादा अमानवीय घटना अहमदाबाद के नरोदा में हुई। यहां 28 फरवरी 2002 को लगभग 5000 लोगों की भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी। यहां दंगा 10 घंटे से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान भीड़ ने जमकर लूटपाट की, धारदार हथियारों से हमला किया और सामूहिक बलात्कार किया। जैसे ही शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया गया, यह हिंसा इतनी खतरनाक थी कि इसे सांप्रदायिक हिंसा का ऐसा सबसे बड़ा मामला माना गया जिसमें महज 10 घंटों के भीतर सैकड़ों लोग मारे गए। और इसके बाद राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया और हिंसा रोकने के लिए भारतीय सेना के जवानों को बुलाना पड़ा। और ऐसी ही एक दर्दनाक दास्तां गुलबर्ग सोसाइटी की है। दंगाइयों ने सोसाइटी के बड़े लोहे के गेट को तोड़ दिया और घरों पर हमला कर दिया। पुलिस आई और उन्हें भगाया भी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद और बड़ी संख्या में वापस लौटकर आई दंगाइयों की भीड़ सारे घरों को लाइन से जला दिया। चुन चुनकर लोगों को काटा गया और लाशों के ढेर लगा दिए गए। यहां कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी की भी हत्या कर दी गई। आज वहां सिर्फ एक मकान गुलजार है जिसमें रफीक मंसूर का परिवार रहता है। रफीक के परिवार के करीब 23 से 19 लोगों को दंगाइयों ने मार डाला था। यहां तक कि उनके 5 महीने के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। एक और शर्मनाक घटना कालोल के गांव में हुई, जहां अंबिका सोसाइटी के पास डेलोल गांव के लोगों पर हमला कर दिया गया और 11 लोगों को जला दिया गया। बड़ोदरा की हनुमान टेकरी स्थित बेस्ट बेकरी को 1 मार्च को भीड़ ने जला दिया और जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 3 हिंदू भी थे। कहा जाता है कि दंगाइयों को बाकायदा निर्दोष मुसलमानों के एड्रेस प्रोवाइड किए जा रहे थे ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। बलात्कार, लूट और हत्याएं खुलेआम चल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करना बेमानी लग रहा था कि इस प्रकार की हैवानियत को रोकने वाला खुदा या भगवान भी गुजरात से कहीं दूर पलायन कर गया है। लेकिन यह दंगा जिस तरीके से पहले कुछ मुसलमान दंगाइयों के द्वारा ट्रेन को जलाया गया और उसके बाद हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, इसने पूरे इतिहास को शर्मसार कर दिया। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट ने बाद में चौंकाने वाला दावा किया कि आग हमलावरों द्वारा कोच के अंदर से ही लगाई गई थी। कोच में ही पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के डब्बे लाए गए थे और आग इसी के कारण लगी थी। खिड़कियों के नीचे कोच का बाहरी हिस्सा कम झुलसा हुआ था, जिससे थ्योरी मजबूत हुई कि ज्वलनशील पदार्थ अंदर छिड़का गया। और 6 मार्च 2002 को जांच के लिए नानावती आयोग बनाया गया, जिसने 6 साल की जांच में 40,000 हलफनामे और 1,000 गवाहों के बयान दर्ज किए। और इस आयोग ने इसे एक योजनाबद्ध साजिश माना और गोधरा के मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी को मुख्य साजिशकर्ता बताया। आयोग ने यह भी बताया कि ट्रेन आने से कुछ घंटे पहले ही 140 लीटर पेट्रोल जमा किया गया था। और साल 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में एक नया आयोग बनाया। बनर्जी आयोग ने रिपोर्ट दी कि आग महज एक हादसा थी। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने इस आयोग को असंवैधानिक माना और रिपोर्ट रद्द कर दी। बीजेपी ने तब आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट बिहार चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी और इस अग्निकांड के पीछे पाकिस्तान की एजेंसी ISI का हाथ होने की भी एक गहरी थ्योरी पेश की गई थी। तत्कालीन सरकार के कई बड़े नेताओं ने इस दावे का समर्थन किया कि भारत की आंतरिक शांति को भंग करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश हो सकती है। और इसके बाद कई सालों बाद तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। इस वीडियो क्लिप में बीजेपी, VHP और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को यह स्वीकार करते हुए दिखाया गया कि दंगों के दौरान उन्हें प्रशासन का मौन समर्थन प्राप्त था। हालांकि इस स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता और इसके पीछे की राजनीति पर भी गंभीर सवाल उठे और इस पूरे मामले में 29 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा 60 से अधिक जांचें की गई। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। अमेरिका ने NHRC की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि हमले पूर्व नियोजित थे और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। और इसी दबाव और रिपोर्टों के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कई यूरोपीय देशों ने नरेंद्र मोदी की अपने देशों में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। कानूनी कार्रवाई की जटिलता तब और बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया।
पूर्व सीबीआई निदेशक आर.के. राघवन के नेतृत्व में बनी इस टीम ने सालों तक सबूतों को खंगाला। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोपों से क्लीन चिट दे दी और जिसे बाद में ट्रायल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन कानूनी दांवपेच और आयोगों की रिपोर्टों के बीच कई रहस्यमयी घटनाएं भी हुई। बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या का मामला इसमें सबसे प्रमुख है। दंगों के 3 महीने बाद मई 2002 में पांड्या ने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति के समक्ष गुप्त रूप से बयान दिया था। माना जाता है कि उन्होंने वो राज बताए थे जो सरकार के लिए असहज करने वाले थे और इसके कुछ समय बाद ही उनकी हत्या कर दी गई, जिसे आज भी एक अनसुलझी पहेली माना जाता है। दंगों के दौरान मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगे। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने इसे नरसंहार करार दिया, जबकि भारतीय मीडिया का एक वर्ग सिलेक्टिव सहानुभूति और सिलेक्टिव कवरेज के आरोपों से घिरा रहा। कई मीडिया हाउसेस ने केवल वही दिखाया जो उनके राजनीतिक संरक्षकों और मालिकों को सूट करता था। पत्रकारिता के एथिक्स और न्याय जैसे शब्द विज्ञापन के पैसों और सत्ता के रसूख के नीचे दबकर रह गए। लगभग 10 साल बाद फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने गोधरा अग्निकांड के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि एक सुनियोजित साजिश थी। 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में बदल दिया। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता माने गए मौलवी उमरजी को सबूतों को अभाव में बरी कर दिया गया। आज भी साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड और गुजरात दंगों से जुड़ी कई कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ती नहीं दिखती। क्या 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की टीस ने 2002 के अग्निकांड की पटकथा लिखी थी? क्या कार सेवकों की अयोध्या में भूमिका का बदला लिया गया था? और अगर यह बदला था तो आखिर कब तक निर्दोषों को खून से यह सियासत अपनी प्यास बुझाती रहेगी? गोधरा स्टेशन से कुछ दूर पर जब पेट्रोल की तैयारियां हो रही थी तब पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब राजधर्म का संदेश दिया था। राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, लेकिन राजा सवाल आज भी खड़ा है कि क्या उस राजधर्म का पालन हुआ या केवल एक नसीहत बनकर रह गया? आज साबरमती जंक्शन पर खड़ी वो जली हुई बोगियां केवल लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि वे 59 निर्दोषों की सिसकियां हैं और उन हजारों बेगुनाहों की आहें हैं जो आज भी मुकम्मल इंसाफ की राह देख रही हैं। मीडिया और सियासत के बीच सच कहीं खो गया है और सच दिखाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी वे शायद उनके मालिकों के चेहरे देखने में व्यस्त रहे और एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाने में व्यस्त रहे। फिलहाल साबरमती एक्सप्रेस कि इस कांड को लेकर 2002 के दंगों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर इसमें किस पक्ष की गलती थी? मुसलमानों की गलती थी या हिंदुओं की गलती थी या ये सब दंगाई थे या सिर्फ किसी सुनियोजित तरीके से सरकार के द्वारा या सत्ता पाने के सिस्टम के लिए, सत्ता के लिए इन सब चीजों को करवाया गया? अपनी राय जरूर दें और कमेंट में अपनी राय दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि हर चीज की सच्ची और सटीक खबर, हर चीज का निचोड़ यहीं पर आपको मिलेगा। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।